Good afternoon. सारे लोग आ गए? ठीक। आज देखते हैं। हाँ, फेराडे लॉ खत्म कर देता हूँ, उसके बाद ऑर्गेनिक शुरू करूंगा। ओके सर। तो फर्स्ट लॉ क्या था? बोलो, फर्स्ट लॉ क्या था? Amount of a substance deposited at cathode or anode is directly proportional to amount of charge passed through the different electrolytic solution. यही था ना? यस सर। अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि मान लो ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है, अब इसमें भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास करते हैं और इसमें भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास करते हैं। तो अगर यहाँ पे मान लो कोई मेटल M1 है और यहाँ पे मान लो कोई M2 डिपॉजिट होता है और ये W2 ग्राम होता है, तो अगर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जाता है, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का चार्ज का फॉर्मूला क्या था? बोलो, कल बताया था। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज सर क्यू बाई 96,500। 96,500, ये था ना? ठीक है। तो अगर सब में Q का वैल्यू सेम है, ये तो सबके लिए कांस्टेंट होता है, मतलब अगर हम सब में ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इक्वल पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? W1/E1 होगा। कल हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? Q डिवाइडेड बाई 96,500 इक्वल टू W/E, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना कल फर्स्ट लॉ में? हाँ यस सर। तो अगर सपोज इधर Q अमाउंट ऑफ आ रहा है तो क्या लिखेंगे? W1 वेट कितना डिपॉजिट हुआ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 1 इज इक्वल टू Q बाई 96,500 लिखेंगे। यस सर। और इधर भी Q पास कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q डिवाइडेड बाई 96,500 इज इक्वल टू W2/E2, ये लिखेंगे। यस सर। तो दोनों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो इक्वल ही होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? W1/E1 इक्वल टू W2/E2 लिख सकते हैं। हाँ सर। तो जब भी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज
बोलने का मतलब है इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर इक्वल टाइम इंटरवल डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पास करते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज में पास करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड क्या होगा, इक्वल होगा। यही आपका सेकंड लॉ है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? नो सर, एक बार और बता दीजिए। दो सेल है, दोनों सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को मैंने पास किया, तो दोनों ही सेल में कितना इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज पास हुआ, तो Q डिवाइडेड बाय 96,500। तो अगर Q का वैल्यू सेम है तो Q डिवाइडेड बाय 96,500 भी सेम होगा। हाँ ये सर। यस सर। और पहले वाले में कितना जाएगा, तो W1 बाई E1 जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। यस सर। और दूसरे वाले में भी वैसा ही चलेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। यस सर। तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या हो गया, W2 बाई E2, पहला वाला क्या हो गया, W1 बाई E1। तो अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है तो इन दो को तो हम इक्वेट कर ही सकते हैं ना। हाँ सर, उसके तो भी वही तो इक्वल लिखा कर है, देंगे। तो W1 बाई E1 इक्वल टू W2 बाई E2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज पास्ट इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट स्केल अगर सेम है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये कब सेम होगा, जब Q सेम होगा। और Q का फॉर्मूला क्या था, I इंटू टी था। तो Q सेम होने के लिए आपका I और T क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या इनका जो मल्टीपल है वो भी सेम होना चाहिए। तो ये बोलते हैं सेकेंड लॉ में, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन then amount of substance deposited will have same number of equivalent in different electrolytic cell। सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, लिख लें इसको। मैं लिखा दूंगा, पहले सुन लो, मैं लिखाऊंगा, अभी लिख दूंगा, स्क्रीन पे भी लिखूंगा। क्या मतलब है, अगर चार्ज का इक्विवेलेंट सेम पास किया है तो अमाउंट का भी इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जिसका मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अब ये मत लिखना जो लिखा हुआ है। सर मैं लिख लिया हूँ। स्क्रीन पे लिख रहा हूं, वहां से लिख लो।
सर हो गया। बाकी लोग का भी हो जाना। सर वो डाउट आपको जो सेंड किए थे उसका थोड़ा सोल्यूशन भेज दीजिए। कब भेजा था? आज भेजा था? नहीं उसी दिन नहीं भेजे थे इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक का। कुछ का मैंने भेज दिया था ना। हाँ वो ऑर्गेनिक का भेजे थे बस। अच्छा, फिजिकल का नहीं भेजे थे? ठीक है। नहीं हो गया सबका? लिखो, क्वेश्चन लिखना। इरेज कर रहा हूँ इसको मैं। What weight of nickel is plated out? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर ये सिल्वर के बाद क्या लिखे हैं 2 ग्राम ऑफ एजी इन ए सिल्वर कोलोमीटर। ये क्या होता है सर? डिवाइस होता होगा कोई।
क्वेश्चन लिख लिया? तो चलो क्वेश्चन हो गया लिखा हुआ। ये सर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पूछा है सर व्हाट वेट ऑफ निकेल इज प्लेटेड आउट, मतलब इसका वेट ऑफ निकेल निकालना है इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NiSO4 सॉल्यूशन। तो NiSO4 में बताओ तो निकेल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? +1। कैसे? +2 सर। +2 कैसे? मतलब SO4 का सर। इसके ऊपर कितना होता है? -2। -2 होता है, तो निकेल पे क्या होगा? +2 होगा। यस। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2। 2 होगा। ठीक है। इट टेक्स प्लेस टू डिपॉजिट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर। सिल्वर पे कितना चार्ज होता है? सिल्वर का कोई भी कंपाउंड याद करो। सर 1 होता है। 1 होता है। +1। यस। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1। 1। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना आपका एन फैक्टर कटायन के लिए। अब लिखा हुआ है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब भी सीरीज में लिखा हो इसका मतलब सेम चार्ज पास होगा। जहां पे लिखा हो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब क्या है वहां पे? बोलो। सर सीरीज में मतलब सीरीज का मतलब होता है ना सेम पैरेलल, चार्ज। पैरेलल यस में सर। और सीरीज में। सीरीज। तो जब भी सीरीज भी लिखा हो इसका मतलब उसमें करंट जो होगा वो क्या होगा? सेम पास करेगा, बिकॉज करंट का लॉस नहीं होता, पोटेंशियल का लॉस होता है। सर इसका आंसर 0.5 आ रहा है। पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेट ऑफ सिल्वर दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? W ऑफ A बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इक्वल टू W ऑफ B डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सिल्वर बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इक्वल टू वेट ऑफ निकेल बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकेल। So weight of silver is 2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज कितना लिखेंगे बताओ? क्या था ई का फॉर्मूला? मोलर मास बाई एन। मोलर यही मास था ना? अपन एन फैक्टर। यस सर। हाँ, तो सिल्वर का मोलर मास कितना दिया हुआ है? 108। और एन फैक्टर कितना बताया आप लोगों ने? 1। मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 108 ही हो जाएगा। इक्वल टू वेट ऑफ निकेल। अब बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकेल क्या लिखेंगे? सर कुछ भी लिख दीजिए, उसमें दिया ही उसी का निकालना है तो। कुछ भी कैसे लिख देंगे भाई? नहीं, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा सर इसका। 1 मिनट बताइए, हमको लगा वो 100। सर 58/2 मतलब 29। 29 होगा। देखो मोलर मास 58 है और एन फैक्टर 2 है, तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। सो वेट ऑफ निकेल इक्वल टू 29 into 2 divided by 108। 0.5। 0.5 आएगा। ये सर 29 चौके 108 होता है। 108 नहीं होगा भाई, 116 होता है। फिफ्टी एट बाई 108, 58 का डबल कितना होगा? 116 होगा ना। हाँ सर इतना ही होगा, हम वैसे ही लिख दिए। अराउंड 0.6 होगा ये। एग्जैक्ट कितना आ रहा है बताओ आंसर? सर 58 और 59 कैसे आया? बाकी लोगों का क्या आंसर आया कैलकुलेशन से?
0.53 होगा। 0.53 नहीं, यस, कैलकुलेटर में किए तब आया सर 58 गलत अपन कर रहे हैं। 10। अच्छा हाँ, ये 50 डिवाइडेड बाई 108 है ना, मुझे लगा था 100 है, सॉरी सॉरी, 0.6 नहीं होगा, मैंने गलत किया। कितना था? 0.53। ठीक है ठीक है, प्रोसेस समझ में आया ना? हाँ सर। जहां जहां भी लिखा होगा कि सीरीज में कनेक्टेड सेल है तो वहां पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ही पास होगा। सर अगर पैरेलल कर देगा वहां पर तब क्या करेंगे? पैरेलल में करंट डिवाइड होता है ना। तो मतलब कहाँ चेंज होगा? वो उसका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, फिर उसको देना पड़ेगा कैसे डिवाइड हो रहा है, ये रिलेशन बताना पड़ेगा। तो फैराडेज लॉ में तभी काम करेगा जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे, नहीं तो फिर आपको उसको बोलना पड़ेगा कि कौन से सेल में कितना परसेंटेज जा रहा है। सिंपल सा वैसे रूल ये है कि अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज सेम होगा तभी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अमाउंट सेम होगा। अगर चार्ज पैरेलल वाला डिफरेंट है, क्वेश्चन, पैरेलल वाला क्वेश्चन आता नहीं है सर एग्जाम नहीं में। उसका क्वेश्चन ही नहीं बनता है। पता नहीं, मैं तो आज तक नहीं देखा, कभी आया तक आईटी ने पूछा भी नहीं है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएगा तो बन सकता है, लेकिन उसमें फिर वही है, अमाउंट ऑफ चार्ज देना पड़ेगा कि कितना आपने पास किया। ये सबने लिख लिया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाता हूँ। हाँ सर हो गया। ठीक है, इन पासिंग 3 फैराडे in passing 3 Faraday of electricity, through 3 electrolytic cell, connected in तो फिर वो नेट का दिक्कत है तुम्हारा, मेरे तरफ से तो कुछ आवाज नहीं आ रहा। क्वेश्चन था, इन पासिंग 3 Faraday of electricity through 3 electrolytic cells connected in series, containing Ag plus, Ca2 plus and Al3 plus. The molar ratio in which the 3 metal ions the molar ratio in which 3 metal ions are liberated at the electrodes is.
ट्राई करो तो इसको। सारे आयंस का चार्ज दिया गया है, सबका एन फैक्टर दिख रहा है, तो सर मोल का 1 मिनट रेशियो। बस दीजिए, 1 हाँ मिनट। बस ट्राई करो ट्राई करो। सर सी सर हाँ सी सी ऑप्शन सही है ना? देखना पड़ेगा, बाकी लोगों का क्या आ रहा है? सर वही होगा ना, तीनों का मतलब इक्वल कर देंगे, इक्विवेलेंट चार्ज। मोल का रेशियो पूछा है। ये सर मोल का रेशियो फिर कर देंगे ना। इसका सर Ag प्लस का है तो उसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 होगा, और इसका हाफ कर देंगे मोल, 1 मोल, हाफ मोल, इसका 1/3 मोल, और फिर देखना तीनों में पड़ेगा, करेंगे तो 632 बाकी वही सबका होगा आंसर ना। आने दो, मैं बताता हूँ बाकी सबका आंसर आने दो। बाकी लोग का आंसर क्या आया? चलो बाकी लोग का आंसर क्या आया? और किसी का आंसर नहीं आया? चलो देखते हैं। अब देखो सब में सेम चार्ज है, मतलब सब में सेम इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज किया होगा। अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का क्या क्या फॉर्मूला बताया है? Q/96,500। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला था Q डिवाइडेड बाय 96,500, तो ये चार्ज का हो गया। दूसरा क्या है? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट।
अच्छा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाई एन। तो ये क्या हो जाएगा? एन इंटू डब्ल्यू बाई एम, दैट इज एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल। आएगा ना यहाँ पे? तो अब यहाँ देखो Ag प्लस का कितना एन फैक्टर है? 1। 1, बिल्कुल सही। तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ Ag इक्वल टू Ca2 प्लस का कितना मोल है? 2। तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू, और Al का कितना है? 3 है, तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ एल। बात समझ में आया? यस। तो रेशियो पूछा है नंबर ऑफ मोल ऑफ Ag प्लस Ca2 प्लस Al3 प्लस, तो रेशियो क्या हो गया? 1:, बोलो। नो सर। ये किसका रेशियो है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का रेशियो है ना? हाँ सर। यस सर। तो अब इसमें से मोल का रेशियो निकालना, तो मोल का रेशियो तो यही है। तो क्या करना होगा इसके लिए? सब में कॉमन क्या आता है? 1, 2 और 3, यही तो आता है। सर जैसे हम यस। कर रहे थे नहीं तो होगा। अगर सिल्वर का 1 मोल होगा तो 1 इंटू 1 हो गया, तो ये कितना होगा? 2 इंटू 1/2 हो जाएगा सर। तो ये हाफ मोल होगा, यस सर। और ये 1/3 मोल होगा। 1/3 हो जाएगा। तो 1:1/2 तो कॉमन हो गया 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6:3:2। हाँ सही था, सही आंसर होगा। पीयूष ए नहीं, सी हो जाएगा। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, तो अगर मान लो Ag का नंबर ऑफ मोल 1 होगा तो उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1। कैल्शियम का फिर क्या करना पड़ेगा? हाफ रखना पड़ेगा, और एल्युमिनियम का क्या करना पड़ेगा? 1/3 करना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 1/3 हो जाएगा। चलो हो एक गया क्वेश्चन और। सर। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, ऑन कैरिंग आउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, the volume of hydrogen liberated at STP at STP condition is 22.4 liter. The volume of oxygen liberated is, ट्राई करो तो।
वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल का रिलेशन सोचो क्या होता है एसटीपी पे। बोलो इसमें कौन कौन है जो वो कर रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। कैथोड पे होगा आपका हाइड्रोजन और एनोड पे कौन होगा, ऑक्सीजन। तो जितना चार्ज कैथोड पे पास होता है उतना ही चार्ज एनोड पे भी पास होता है। तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये लिख पाएंगे, बोलो तो। यस सर। तो हाइड्रोजन का एन फैक्टर और ऑक्सीजन का एन फैक्टर निकालो। इसका आंसर कितना है? 11.2 मीटर। कितना? 11.2 मीटर। इसका ऑप्शन है 22.4, 44.8, 11.2, 2.24। हाँ देखते सर, हैं क्या है। सी। ये बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे, कैथोड पे 2H प्लस प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन गैस। तो इसका एन फैक्टर कितना आया, 2। 2। और O2 वाले का इक्वेशन क्या था, OH माइनस इक्वल टू OH प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उस केस में क्या था, 2H2O 1/2O2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही था ना। ये सर। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 4। 4। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू एन फैक्टर दैट इज 2 इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। और ये वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 22.4 इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम कैलकुलेट करना डिवाइडेड बाई 22.4। सो V इक्वल टू कितना है, 11.2 लिख। तो मेरा सही है। हाँ पढ़वा, तुम्हारा सही है, बिल्कुल सही है, गुड। अरे बाकी लोग क्या होगा, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई। क्या हुआ? बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक देखेंगे। The mass of copper that will be deposited at cathode in electrolysis of 0.2 molar solution of copper sulfate
when a quantity of electricity equal to that required to liberate (2.24 liter of hydrogen from 0.1 molar aqueous H2SO4 is passed will be atomic mass of copper is equal to 63.5. चलो बताओ. बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस जैसे हैं, जल्दी से करो. बोलो किसके बीच में इक्वेट करोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का रिलेशन. बोलो बच्चा लोग. क्या सर? किसके बीच में रिलेशन इक्वेट कर रहे हो? हाइड्रोजन में हमदर्दी बन रहा है. सर 1 मिनट और दीजिएगा. करो करो.
आ रहा है क्या? 6.3 है। चलो देखते हैं। वेट ऑफ कॉपर, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? 63.5/2 होगा ना? बाई 2 yes sir। ठीक है, ये वेट ऑफ कॉपर है। अब दूसरी तरफ कौन है? हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन गैस है, उसका कितना है? 2.24। और हाइड्रोजन गैस का भी लास्ट क्वेश्चन में एन फैक्टर बताया था, कितना होता है? 2 होता है। 2 होता है। तो 2 इंटू 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4। सो वेट ऑफ कॉपर इज, ये आंसर हो जाएगा। सर मेरा सही था। सही था तुम्हारा। सर बस फॉर्मूला भी सही था। हाँ, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, फैराडे से क्वेश्चन आसानी होता है। सर थोड़ा मॉड्यूल का क्वेश्चन लगवा दीजिए, उसमें बेकार बेकार क्वेश्चन। उसका मॉड्यूल मेरे पास, हम सेंड किए हैं सर। चल मैं नेक्स्ट क्लास में लगवा दूंगा, ठीक है, कल लगवा दूंगा। अभी तो ऑर्गेनिक का पढ़ लेते हैं। तो 2 यूनिट आपका खत्म हो गया, तीसरा यूनिट इसका बचा हुआ है, कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, वो अब नेक्स्ट वीक में देखेंगे। तो अल्कोहल में हम लोग कहां तक पढ़ रहे थे? रिएक्शन विद मेटल तक हुआ था शायद। देखो तो अल्कोहल कहां तक पढ़ाई किया है? रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल तक कराया है क्या? मिनट सर। एल्कोहल एज एन एसिड। अच्छा, वही तक हुआ है, ठीक है। आज करेंगे अल्कोहल एज एन न्यूक्लियोफाइल। सर आपको पूरा मतलब टॉपिक याद रहता है, इसके बाद क्या पढ़ाना है ऐसे ऐसे? तभी तो पढ़ा पाएंगे, एक दिमाग में ऑर्डर नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाएंगे, ऐसे तो छूट जाएगा फिर तो। सर मतलब पूरा चलो, रैंडमली याद रहता है आपको? अरे बहुत टाइम हो गया, 10-12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। चलो फर्स्ट लिखते हैं एस्टेरिफिकेशन। बीच बीच में पढ़ना पड़ता है भाई, याद नहीं रहता, बीच बीच में पढ़ते रहता हूँ। लिखो रिएक्शन, सॉरी, अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड, अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड, सॉरी एसिड बोलने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड in presence of acid catalyst alcohol react with carboxylic acid in presence of acid catalyst, then formation of ester take place. Then formation of ester take place and process is called as esterification. सर फॉर्मेशन ऑफ Ester take place, formation of ester take place and the process is called as esterification.
देखिएगा, रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ ऑटोकैटालिसिस reaction is example of autocatalysis and pseudo first order reaction. अभी बस नाम लिख लो, जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे देख लेना क्या होता है। pseudo first order reaction। हम देखो H+ मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन का अल्कोहल का जो लोन पेयर है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डबल बॉन्डेड O जो है उसका जो लोन पेयर है वो H+ एक्सेप्ट करता है। तो अब ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? बोलो, इस कार्बन पे माइनस। ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन के तरफ, प्लस होगा सर, प्लस होगा। तो अब यहाँ पे आपका जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है इस पे अटैक करेगा, सो RCOH, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी एक OH है, और ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से ये H+ का लॉस हुआ, और इन दो में से एक ऑक्सीजन इस H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। RCOH, ये किससे बनेगा? OH2+, और ये आपका आ गया OR-। अब ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ के जाने की कोशिश कर रहा है, वाटर बना, वाटर बहुत गुड लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या करेगा, इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा। RC डबल बॉन्ड OH+, ये वाटर गया और यहाँ पे OR- लग गया, ये H+ का लॉस हुआ, और इस तरह से आपका एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो याद रखने वाला पॉइंट पहले ये लिख लो जरा, मैं फिर बताता हूँ क्या याद रखने वाला पॉइंट है इसका। हो गया सर। बाकी लोग का पीयूष, स्नेहा, अरुंधति, गजानन, निहारिका, यस सर, हो गया। अब देखो पॉइंट क्या है वो देखो, जब एसिड में अल्कोहल अटैक करता है तो एस्टर बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एस्टर में जो ये वाला ग्रुप है ये कहां से आया? ये अल्कोहल से आया। और जो RCO ग्रुप है वो कहां से आया? ये एसिड से आया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?
अब देखो, तो फिर आपके पास एक एग्जांपल है, मुझे बताना इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस C2H5 OH18, यहाँ पे P आया। प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है P विल बी, बताओ ये इसमें क्या कौन सा आंसर होगा। ये 1828 ये सब क्या लिखे हैं सर? 20 कहाँ लिखा मैंने? वो ऊपर 7 क्या है, एक वो 18 है। 18 है। हाँ सर ए होगा। आइसोटोप है। सर ए होगा। ये क्यों होगा? सर पी एच सी डबल ओ ये एसिड हो जाएगा, ओ सी टू एच फाइव लेस हो जाएगा, ओ हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। तो एस्टर में एसिड से ये पार्ट आएगा। ये मैं स्पीकर बंद कर दो, नॉइज कर रहे हैं। और अल्कोहल से क्या आएगा? आरओ आएगा। तो ये दो आपस में कंबाइन करने वाला है, तो PHCO, और यहां से क्या आएगा? OC2H5, और O जो होना चाहिए वो O18। बोलने का मतलब है ऑक्सीजन के दो आइसोटोप होता है, O16 एंड O18। यहाँ पे ये O18 है, तो यहाँ पे आएगा कौन? O18 वाला आएगा, ये सब नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे कहा गया सब, तो OPH ही लिख दिया, ये वाला आएगा अल्कोहल से। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा एक ऑप्शन लिखा होता, तो फिर ये भी गलत होता। क्यों गलत होता? कि अगर अल्कोहल में 18 है, तो यहाँ भी 18 आना चाहिए था। हो गया ये पॉइंट? सर अब देखो, जो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्टेरिक क्राउडिंग होता है। रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्टेरिक क्राउडिंग। मतलब if acid is same, तो reactivity of alcohol, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होगा? CH3OH greater than 1 degree, greater than 2 degree, greater than 3 degree. And if alcohol is same, if alcohol is same, then reactivity of acid is formic acid then acetic acid
then ethanoic acid, sorry, propanoic acid, तो अगर एसिड सेम है तो जितना ज्यादा क्राउडेड अल्कोहल उतना रिएक्टिविटी कम, और अगर अल्कोहल सेम है तो जितना ज्यादा एसिड क्राउडेड उतना रिएक्टिविटी कम। सर हो गया। तो मतलब फाइनली सर ये मतलब क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा उतना अटैक स्लो हो जाएगा। सबका हो गया? स्नेहा, अरुंधति, पीयूष, प्रवीण, निहारिका, पूर्णिमा? यस सर। हाँ सर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट लिखो डाइलेशन। एग्जांपल फॉर वो कराइए। मैं करा देता हूँ, इसके साथ ही करा। ठीक है, इफ अल्कोहल react with acid chloride, or anhydride, formation of ester take place. R-COOR. यहाँ पे HCl बनेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये आपका है एसिड क्लोराइड। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड and when alcohol react with acid anhydride, देखो रीजन क्या है, यहाँ पे ये Cl और यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, लिविंग ग्रुप। तो अल्कोहल लोन पेयर से अटैक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, R-CO माइनस H प्लस Cl। ये जब वापस आएगा तो ये Cl लिविंग ग्रुप बन के बाहर, और यहाँ से ये H प्लस, तो माइनस H प्लस माइनस C माइनस,
आर डैश सी ओ ओ आर, ये आपका एस्टर बनने का है एसिड क्लोराइड से। इसको जरा लिखो, फिर मैं एनहाइड्राइड वाला बताता हूँ। प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है, बस वहां पे Cl के जगह पे आर डैश सी ओ लिखना है। हो गया। बाकी लोग का यस सर। यहाँ पे एक ये बनेगा और एक क्या बनेगा, आर डैश CO माइनस, और जो कि H प्लस के साथ अटैच होके आर डैश CO OH बनाएगा। हो गया सर। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
सर जो लास्ट में है उसका क्या नेम है? क्या जो चौथा मतलब है सिलेक्शन, उसका नेम? क्या बोले, समझ नहीं आ रहा। नेम पूछ रहा हूँ सर उसका, चौथा का। इसका एसिटिक एनहाइड्राइड। सर तो फर्स्ट में होगा CH3E11O। लिखो लिखो लिखो, मैं सबका प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। सबका प्रोडक्ट लिखो, मैं डिस्कस करता हूँ। सर लिख लिए? तो क्या बनेगा, ये बनेगा। दूसरे वाले में जस्ट इसका उल्टा, जिससे अल्कोहल आया था, तो PHCO, वो CH3। तीसरे वाले से देखो, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम होता है एस्प्रिन। सॉरी, इस कंपाउंड का नहीं, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सॉरी, इस कंपाउंड का नाम है सैलिसिलिक एसिड, और इसे जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है एस्प्रिन। यहाँ पे दो ग्रुप है, OH और CO2H, पर ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? OH। तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है। ये कौन है? एस्पिरिन। और यहाँ पे अल्कोहल है और एनाइड्राइड है, तो C2H5 CO, COCH3, और दूसरा क्या बनेगा? तो CH3 CO2H। गुड। हो गया सर। चलो आज इतना ही रहने दो यार, थोड़ा सर दर्द कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं ज़्यादा पढ़ा दूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास कल है ना, कल मैं पढ़ा दूंगा 10-15 मिनट ज़्यादा इसके जगह पे, ठीक है? सर में ठीक नहीं लग रहा। चलिए, बाय बाय। शुभम, तू कहाँ गायब रहता है भाई? आता है फिर भाग जाता है तू। अरे नहीं सर, यहीं पे थे थोड़ा। मैं तो अभी कहीं जस्ट पे 5 मिनट पहले आया है, फिर पता नहीं कहाँ गायब था 2-1 घंटे। हर क्लास में हाँ, तो ये थोड़ा रेगुलर काम आओ। आ गया।
क्लास के पढ़ाई से जरूरी काम क्या है भाई? लाइन का थोड़ा काम आ गया था ना, फिर बंद हो जाता ऑफिस, इसी वजह से जाना पड़ा अर्जेंटली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी सर, कल से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो, बाय बाय। बाय बाय सर, थैंक यू सर।